अस्सलाम वालेकुम। हम आज चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं, सीक्वेंस एंड इनफाइनाइट सीरीज। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, इसके अंदर हम देखेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है और सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन भी कहते हैं। फिर हम यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं सीक्वेंस की, उनको डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल्स हैं और कुछ एप्लीकेशंस हैं। एक टॉपिक लिमिट ऑफ सीक्वेंस है और फिर हम उनकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो सीक्वेंस, जिसको हम प्रोग्रेशन भी कहते हैं, तो सीक्वेंस होता क्या है? सीक्वेंस इज आल्सो कॉल्ड द प्रोग्रेशन। ठीक है, सीक्वेंस एक आपके पास जो है वो डिफाइन ऑर्डर है या लिस्ट ऑफ नंबर्स है, हम इस तरह से कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हमारे सीक्वेंस के सारे मेंबर्स जो हैं वो रियल हैं तो वो हमारी रियल सीक्वेंस होगी। अगर हमारी जो सीक्वेंस है उसकी कोई लास्ट टर्म नहीं है तो वो इनफाइनाइट सीक्वेंस होगी। देखिए 1 2 3 4 सो ऑन। अगर हमारी सीक्वेंस की कोई लास्ट टर्म है तो वो फाइनाइट सीक्वेंस है। और अगर हमारे पास एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो वो कांस्टेंट सीक्वेंस होगी। ठीक है। द नंबर A1 is called the first term, A2 is called the second term, and in general AN is the nth term। ठीक है। अब इसको जरा हम समझ लेते हैं कि ये क्या चीज है। ये कुछ इस तरह से है कि हम कहते हैं कि ये जो आपकी सीक्वेंस है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है। लाइक कोई आपकी टर्म है एन, एन इज एनी नंबर। ठीक है। तो ये है पहली टर्म, इसको हम कहेंगे A1। ये है दूसरी टर्म, इसको हम कहेंगे A2। ये है तीसरी टर्म, इसको हम कहेंगे A3 एंड सो ऑन। ये है हमारे पास nth टर्म, तो इसको हम कहेंगे AN। ठीक है। अच्छा, हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हमें क्या बताया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ रिप्रेजेंटेशन है, हमारी बुक जो है जेम्स टी वर्ड की, इसमें से हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ एग्जांपल दी गई है, विच इज द एग्जांपल नंबर 1। तो एग्जांपल नंबर 1 के अंदर हमें जो है वो कुछ इस तरह की सीक्वेंस दी गई थी। बेसिकली ये आपकी nth टर्म आपको दी जाती है और आपको बताया जा रहा है कि क्योंकि आपकी देखें वन फर्स्ट टर्म होती है, जीरो टर्म नहीं होती, तो वो जीरो से स्टार्ट नहीं हो रही, तो फर्स्ट से स्टार्ट होगी। ये थर्ड टर्म से स्टार्ट हो रही है और ये बेसिकली जो जीरो है, तो आपने इसको जो है, क्योंकि कॉस 0 1 होता है, तो दैट्स वाई ये हमारे पास जीरो से स्टार्ट हो रही है, बट हम इसे कंसीडर वन टर्म ही करेंगे। ठीक है। तो हमारी nth टर्म जो है वो इस तरह से हमारी n की फॉर्म में होगी, n/n+1 या -1 पावर n इंटू n+1/3 पावर n। अब हमने इसको सीक्वेंस की फॉर्म में लिखना है। तो देखिए फर्स्ट टर्म होती है A1। तो जब मैंने फर्स्ट टर्म निकाली है विच इज द A1, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर इस n की जगह पे 1 पुट करूंगी, तो मेरे पास A1 क्या आ जाएगा, 1/1+1 विच इज 1/2। राइट। ये मेरी फर्स्ट टर्म आ गई। ठीक है। तो अगर आप लोग देखें तो आपको जो है, तो ये जो आपकी बात है, ये दिस इज योर फर्स्ट टर्म और ये इसी फॉर्मूला से बनी है। इसी तरह से मैं एक ही एन की जगह पर 2 पुट करूंगी, तो मेरे पास सेकेंड टर्म आ जाएगी विच इज 2/3। देखिए 2/2+1, तो ये आपके पास आ जाएगा 2/3। तो इस तरह से आप एन की डिफरेंट वैल्यूज के लिए अपने डिफरेंट टर्म्स निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, सो ऑन। और यही चीज है कि अगर हमारी सीक्वेंस है तो हम उससे अपनी nth टर्म भी बना सकते हैं, और nth टर्म जब हमें सीक्वेंस गिवन होगी और उससे हम ये nth टर्म बनाएंगे तो उसको हम कहेंगे रेकरेंस फॉर्म, रेकरेंस फार्मूला। ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि ये जो हमें ये चीज दी गई है रेकरेंस फार्मूला है, और जो ये फॉर्म दी गई है ये हमारी सीक्वेंस की फॉर्म में दी गई है, और ये हमें जो है वो nth टर्म की फॉर्म के अंदर हमारे जो है वो फॉर्मूलाज देती है। ठीक है। अच्छा, आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट उसने हमें क्या बताया है कुछ देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो यहाँ पर फेबोनाची सीक्वेंस विच इज आल्सो द टाइप ऑफ द सीक्वेंस। फेबोनाची सीक्वेंस को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि हम, क्योंकि देखें जो हमारी सीक्वेंस है उसे ए एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, जो हमारी nth टर्म है उसे हम ए एन कहते हैं। तो एफ एन जो है, एफ एन का मतलब है एफ स्टैंड्स फॉर द फेबोनाची, एंड सीक्वेंस है तो एन यानी कि उसकी
nth टर्म जो है वो फेबोनाची सीक्वेंस हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, बहरहाल हम इसको देखते हैं यहाँ पे क्या है। वो कहता है आपकी जो फेबोनाची सीक्वेंस है वो फिक्स है, उसकी फर्स्ट टर्म भी 1 होगी और सेकंड टर्म भी 1 होगी। मजीद जो उसकी टर्म्स हैं वो किस तरह से जनरेट होंगी कि हम हर दो टर्म्स को ऐड करेंगे तो अगली टर्म बन जाएगी, ठीक है। प्रीवियस टू टर्म्स को ऐड करने से हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। इट्स मीन्स कि हमें जो सीक्वेंस है वो थर्ड टर्म से मिलना स्टार्ट होगी। जो एन है वो हमारा 3 से जो है वो यहाँ पे स्टार्ट होगा। लेट से मैं जैसे ही एन को 3 पुट करती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास F3 क्या आ जाएगा, n-1 कितना होता है 2, ठीक है। तो यहाँ पे 3-1 यानी कि F2 बन जाएगा, प्लस 3-2। तो ये आपके पास क्या बन गया, F2 प्लस F1। तो आपके पास F2 भी 1 है और F1 भी 1 है। तो आप अपनी फर्स्ट टू सीक्वेंस को देखें, ऐड करते हैं तो आपके पास आपकी थर्ड टर्म मिल जाती है। फर्स्ट टू टर्म्स को ऐड करने से आपको थर्ड टर्म मिल जाती है। 1+1 कितना होता है, 2 होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो सीक्वेंस आपके पास बन रही है, ये जो सीक्वेंस है इसकी पहली टर्म 1 है, अगली टर्म 1 है, अगली टर्म आपके पास 2 है। देखें, 1 और 1 को ऐड करने से 2 मिला, 1 और 2 को ऐड करने से आपको क्या मिलेगा, 3, और 2 और 3 को ऐड करने से आपको क्या मिलेगा, 5, और 3 और 5 को ऐड करने से आपको क्या मिलेगा, 8, 8 और 5 को ऐड करने से आपको मिलेगा 13, एंड सो ऑन। तो ये आपकी कुछ इस तरह की सीक्वेंस है, फिबोनाची सीक्वेंस, जिसमें हम प्रीवियस टू टर्म्स को ऐड करते हैं तो हमें तीसरी टर्म मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना उसने कुछ हमें यहाँ पर फॉर्मूलाज की फॉर्म में कुछ चीजें बताई हैं, उनको देखते हैं। अच्छा, अब ना ये जो हमारी फिबोनाची सीक्वेंस है ना, उसके अंदर हमारे पास ये पैटर्न जो है वो एक स्पाइरल फॉर्म बनाता है, जैसे कि हमने एप्लीकेशन की बात की थी, ठीक है। फिबोनाची सीक्वेंस क्या करते हैं, हमारे पास जो है वो देखिए 1 1 2 3 5 8 13। तो ये उसी तरह से हमारा पैटर्न जो है वो बन रहा है। ये दो टर्म्स जो हैं इनको आप ऐड करते हैं, ठीक है। 1 और 1 को ऐड करते हैं तो 2 मिलता है, 1 और 2 को ऐड करते हैं 3 मिलता है, 2 और 3 को ऐड कर रहे हैं 5 मिल रहा है, 3 और 5 को ऐड करने से 8 मिल रहा है, 5 8 को ऐड करने से 13 मिल रहा है, 13 8 को ऐड करने से 21 मिल रहा है, ठीक है, एंड सो ऑन। आपका पैटर्न वही जा रहा है। अब ये स्पाइरल फॉर्म कैसे है, देखिए 1 और 1 इन दोनों को ऐड करने से नेक्स्ट 2 आ जाता है, फिर 2 और 1 ऐड करने से 3, 3 और 5 ऐड करने से नेक्स्ट 8 आ जाएगा। तो ये जो बॉक्स है ना, ये वाला, इसके अंदर ये पूरा बॉक्स यूं होता है और इसमें आप 8 लिख लें, ठीक है। तो ये जो आपका स्पाइरल है ना, ये कुछ इस तरह से, तो ये इस तरह की स्पाइरल शेप बनती है। और अगर अब आप अपने जितने भी पैटर्न्स देखते हैं, लाइक फ्लावर पैटर्न्स देखते हैं, तो वो सनफ्लावर, इस तरह की जो चीजें हैं उनमें ये देखें, हमारे जो पैटर्न्स होते हैं वो स्पाइरल टाइप होते हैं। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पर जो है वो फेबोनाची सीक्वेंस की हमने बात की है कि ये एक ऐसी सीक्वेंस है जो कि हमारे पास डेली रूटीन के अंदर यूज होती है। हमारे जितने भी ब्रीडिंग साइकिल्स होते हैं रैबिट के और फ्रॉग के, उनके अंदर भी फेबोनाची सीक्वेंस हमारी, ठीक है। अच्छा, आगे हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट के अंदर जो है वो हमारे पास कुछ मजीद टाइप्स बताई गई हैं, जो कि मेन 3 टाइप्स हैं, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक। अरिथमेटिक सीक्वेंस वो सीक्वेंस है जिसके अंदर हर दो टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होगा। डी को हम कहते हैं कि वो हमारा कॉमन डिफरेंस है। इसका फॉर्मूला क्या है, nth टर्म हमने निकालनी है, A1 आपकी है फर्स्ट टर्म, ठीक है। n जो है वो आपके पास है नंबर ऑफ टर्म्स, और जो डी है वो आपके पास जो है वो आपका कॉमन डिफरेंस है। ये कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, हर टू टर्म्स का कॉमन कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस हम निकालते हैं। लाइक मेरे पास कुछ सीक्वेंस है इस तरह से, 2 4 6 8 10 एंड सो, ठीक है।
अब आप देखें 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2, 10 - 8 2, ये कंसेक्टिव टर्म्स हैं कि दो इकट्ठी टर्म्स। आप ये नहीं कर सकते 6 और 2 का डिफरेंस निकालें। तो हमें नजर आ रहा है हर दो कंसेक्टिव टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, यानी कि 2 है। इट्स मीन्स कि ये हमारे पास कौन सी सीक्वेंस है, अरिथमेटिक। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वो सीक्वेंस होती है जिसके अंदर हर दो कॉमन टर्म्स की, हर दो कंसेक्टिव टर्म्स की कॉमन रेशियो सेम होती है। ठीक है, A1 इज योर फर्स्ट टर्म, ठीक है, N इज योर नंबर ऑफ टर्म्स, सेम वही चीज पैटर्न रहेगा जो हमने पहले देखा है। N क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। और जो आपके पास R है, R आपके पास जो है वो आपके पास कॉमन रेशियो है। ठीक है, याद रखना है क्योंकि कॉमन रेशियो निकाल रहे हैं, उस कॉमन रेशियो के अंदर जो है हमारे पास जो है वो कोई भी टर्म जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम जीरो को किसी भी टर्म से डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास इनफाइनाइट हो जाए। ठीक है, तो जैसे कि अब हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की भी एक देख लेते हैं। अब मैं आपके पास एक सीक्वेंस लिखती हूँ यहाँ पे 2 4, ठीक है, 8 16 32 एंड सो ऑन। हमें नजर आ रहा है ये जो है हमारे पास सीक्वेंस, ये ऐसी सीक्वेंस है जो कि हमारे पास अरिथमेटिक नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप 4 को 2 से डिवाइड करें आंसर 2 आएगा, आप 8 को 4 से डिवाइड करें आंसर 2 आएगा, ठीक है। आप 16 को 8 से डिवाइड करें आंसर 2 आएगा, आप 32 को 16 से डिवाइड करें आंसर 2 आएगा। तो इट्स मीन्स जो कंसेक्टिव टर्म्स, दो कंसेक्टिव टर्म्स की जो रेशियो है वो सेम है। तो इस केस के अंदर आपकी सीक्वेंस क्या हो जाएगी, आपकी सीक्वेंस हो जाएगी ज्योमेट्रिक। ठीक है, ये अरिथमेटिक है, ये ज्योमेट्रिक है। अब हार्मोनिक है, रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक। मीन्स कि आपके पास सीक्वेंस कुछ इस तरह से दी गई है, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपकी जो सीक्वेंस है ये हार्मोनिक है। तो ये हमारे पास तीन टाइप्स थी हमारी सीक्वेंस की, इनको आपने अपने माइंड में रखना है। जो इम्पोर्टेंट है एक फिबोनाची सीक्वेंस है, राइट। अच्छा, नेक्स्ट हमें कुछ जो है वो मजीद चीजें बताई गई हैं, उनको हम देख लेते हैं। जैसे कि लिमिट ऑफ सीक्वेंस। लिमिट ऑफ सीक्वेंस में बिल्कुल लिमिट ऑफ अ फंक्शन की तरह ही हम कहते हैं कि एल इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस ए एंड व्हेन एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी। if limit is exists then the sequence is convergent, if limit does not exist then the sequence is divergent। अगर आपको ये डेफिनेशन अच्छी नहीं लगती आपको, तो हमें एक और सेकंड डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, which is the a n minus l less than epsilon whenever n is greater than capital N, where epsilon is the positive integer। ठीक है, तो आपने ये दो तरह की मैथमेटिकल डेफिनेशंस हैं, इनमें से आपको जो भी अच्छी लगती है समझ में आती है आप वो कर लें। अब उसने आपको फिगर्स के थ्रू भी बताया है कि एक आपकी कन्वर्जेंस जो है वो डायरेक्टली हो जाती है, और एक जो कन्वर्जेंस है उसके अंदर देखें थोड़े से पैटर्न्स, आहिस्ता 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 वो कन्वर्ज कर रही है अपने पॉइंट के ऊपर। ठीक है, जैसे कि हमने डेल हॉपिटल रूल किया था, और जो है वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी एंड 0/0 की फॉर्म्स की थी फंक्शंस के अंदर, जब हमारी लिमिट इन्फिनाइट को और जीरो को अप्रोच कर रही थी। सेम वही हमारे पास जो है वो केसेस यहाँ पे रिपीट होंगे। लिमिट लॉ ऑफ सीक्वेंस, सेम हमारे उसी तरह के लिमिट लॉ ऑफ सीक्वेंस है जो हमने फंक्शन के अंदर पढ़े थे। ठीक है, कि दो अगर सीक्वेंस ऐड हो रही हैं दोनों पे अलग अलग लिमिट अप्लाई होगी, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तब भी लिमिट अलग अप्लाई होगी, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सब वही है। स्क्वीज थ्योरम फॉर सीक्वेंस क्या है, ये हमने जैसे सैंडविच थ्योरम पढ़ा था उस तरह से हमारे पास एक स्क्वीज थ्योरम है। स्क्वीज थ्योरम क्या कहता है कि हमारे पास तीन सीक्वेंस है, ए एन सबसे छोटी है, उससे बड़ी बी एन है, उससे बड़ी सी एन है। ठीक है, और हमारी ए एन और सी एन की जो लिमिट है वो एल है, देन बी एन की ऑल्सो हमारे पास है। ये स्क्वीज थ्योरम है सीक्वेंस का। ठीक है, आपने याद रखना है।
अच्छा, नेक्स्ट हमें जो है वो उन्होंने फिगर के थ्रू बताया है कि एन जो है वो किसी एल को अप्रोच कर रहा है, Cn also approaches to L, then Bn is also approaches to L। ठीक है, अगर An और Cn दो सीक्वेंसेस जो हैं वो लेफ्ट और राइट वाली आपके पास किसी नंबर L को अप्रोच करेंगी, तो जो मिडिल सीक्वेंस Bn होगी वो भी हमारे पास L को ही अप्रोच करेगी। यहाँ पे हमें एक और थ्योरम दिया गया है कि अगर हमारे पास किसी मॉड फंक्शन की जो सीक्वेंस है वो जीरो है, अगर लिमिट एन जो है वो इन्फिनिट को अप्रोच करती है, तो इसका मतलब है कि वो सीक्वेंस वो खुद भी जीरो होगी जब जो लिमिट है वो इन्फिनाइट को अप्रोच करेगी। अब हमें यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, तो सेम जो हमने इस फंक्शन के अंदर किया था कि हमने क्या कहा था कि अगर हमारे पास इनफाइनाइट को लिमिट अप्रोच कर रही है, तो हम देखेंगे ऊपर और नीचे वाले फंक्शंस को देखेंगे, और जो भी हमारी हाईएस्ट पावर नीचे वाले फंक्शन की होगी उसको उस नम वैल्यू से हम अपने ऊपर वाले और नीचे वाले फंक्शन को डिवाइड कर देंगे और फिर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके अलावा हमने क्या कहा था कि अगर हमारी ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों की पावर्स फंक्शंस की पावर सेम हो जाती है, तो उनके कोफिशिएंट हमारे पास आंसर होंगे। अगर हम इस रूल को फॉलो करते हैं, अगर आप लोगों को याद हो, तो इसके साथ भी आपके पास वन लिखा हुआ है, ऊपर वाला जो आपके पास एन है उसका भी कोफिशिएंट आपके पास वन है और नीचे वाले का भी कोफिशिएंट वन है, तो वन ओवर वन आपके पास वन ही आंसर आता है। तो सेम ये इसी तरह से फंक्शन के अंदर हमने ये सब पढ़ा हुआ था, तो वही चीज हमारी यहाँ पे अप्लाई हो रही है, तो वन हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, सेकंड वे हमने जो किया था उसके ऊपर आते हैं कि हमारे पास जो नीचे वाला फंक्शन है और उसके अंदर जो हाईएस्ट पावर है वो n की है, और हम हमने ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों फंक्शंस को n से डिवाइड करेंगे। n बाय n वन होता है, n बाय n वन होता है, और ये वन बाय n आ जाता है। लिमिट अप्लाई करेंगे, वन के ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होगी, वन पर लिमिट अप्लाई नहीं होगी, वन बाय इन्फिनिटी जीरो होता है, और वन में जीरो ऐड करेंगे तो वन आएगा, और वन बाय वन हमारे पास वन। सेकंड जो हमें एग्जांपल दी गई है वो भी सेम इसी तरह से है। हमें कहा गया है कि आप बताएं कि क्या ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। तो हमने ऊपर जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने कहा था अगर हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है, डिफाइंड है, तो उस केस में हमारी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, अदरवाइज हमारी सीक्वेंस डाइवर्जेंट। इट्स मीन्स एग्जांपल नंबर 4 के अंदर हमने लिमिट भी फाइंड कर ली, वन वो डिफाइंड है, तो इट्स मीन्स हमारी जो ये सीक्वेंस थी ये क्या है, कन्वर्जेंट। नेक्स्ट हमें दी गई है एन ओवर स्क्वायर रूट टेन प्लस एन, सेम वही पैटर्न रहेगा, हमने उसी से इसको सॉल्व करना है। इन्होंने यहाँ पे क्या किया कि इस एन को जो है वो नीचे लेकर आए हैं, लेकिन आपको पता है कि जब हम किसी नंबर को स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि मेरे पास ये टू है, तो मैं अगर इसको स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाना चाहती हूँ तो मैं इसको टू स्क्वायर और फिर स्क्वायर रूट लिखूंगी। तो सेम हमने यही काम किया, जब हम इस एन को नीचे लेकर आए हैं और स्क्वायर रूट के अंदर लेकर गए हैं, तो हमने इसको एन स्क्वायर लिख दिया, तो टेन बाई एन स्क्वायर प्लस वन ओवर एन आ जाएगा। तो ये जो बेसिकली ये भी एन स्क्वायर था, लेकिन ये ऊपर वाले एन से कैंसिल हो गया, तो ये वन बाय एन बन गया। अब हमने कहा था कि अगर हमारे पास जो नीचे वाला फंक्शन है उसकी पावर लेस हो जाती है ऊपर वाले फंक्शन से, तो उस केस में हमारा इनफाइनाइट आंसर आता है। तो अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे एन की पावर वन नजर आ रही है, और नीचे वाले फंक्शन में एन की पावर वन बाय टू है, तो इट्स मीन्स यहाँ पे एन की पावर ऊपर वाले फंक्शन से लेस है, तो आंसर इन्फिनिटी होता है बाय यूजिंग जीरो। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे वही काम किया है, और जब हम वन को, ये सारा आंसर हमारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। देखें, टेन बाय इन्फिनिटी जीरो, वन बाय इन्फिनिटी जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, तो वन बाय जीरो हमारे पास इन्फिनिटी आ गई, और डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब है हमारी जो सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। अगर आपको समझ में नहीं आई तो हम इसको फिर भी यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए हमारे पास कि हमने क्या काम किया है। देखिए, हमने यहाँ पे ये जो एन था, इस एन को भी हमने किससे डिवाइड किया, और सबसे पहले तो हम इस एन को बुक के रूल के मुताबिक करते हैं कि इसने क्या किया है, इस एन को वो नीचे लेकर गए। ठीक है, तो ये इस तरह से टेन प्लस एन था, उसको उसने एन से डिवाइड किया, राइट। फिर उसके बाद उसने क्या किया, इस एन को स्क्वायर रूट बनाकर एन स्क्वायर बना दिया। ठीक है, तो ये बन गया टेन प्लस एन ओवर एन स्क्वायर। ठीक है, फिर उसने क्या किया कि इनको अलग अलग लिखा, टेन ओवर एन स्क्वायर प्लस एन ओवर एन स्क्वायर।
ठीक है, फिर उसने यहाँ पे क्या लिखा है, 1/√10 over n स्क्वायर +1/n। ठीक है, फिर हमने क्या किया है, लिमिट अप्लाई कर दी है। 10/∞ +1/∞। ये सब कुछ हमारे पास जीरो होता है। ठीक है, समथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज जीरो। 0 + 0, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है। तो 1/0 आपके पास क्या होता है, इन्फिनिटी। तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे इसका कंप्लीट सोल्यूशन भी बता दिया। ठीक है, तो आपने जो है इसको अच्छे से कर लेना है अब, और कंफ्यूज नहीं होना, राइट। अच्छा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमें जो है वो अगली एग्जांपल दी गई है, विच इज द एग्जांपल नंबर 3। और उसके अंदर अगर आप देखें log n ओवर n है, और हमारे लिए ये डिफिकल्ट है क्योंकि log इन्फिनिटी इन्फिनिटी होती है, और यहाँ पे हम डेल रूल करेंगे। तो डेल रूल के लिए उसने कहा है कि आप इसको सीक्वेंस में ना लें, आप इसे अपनी आसानी के लिए इससे रिलेटेड फंक्शन जो है उसमें कन्वर्ट कर लें। लाइक log x को, इस log n को log x लिख लें, और n को x लिख लें। ठीक है, log x ओवर x हो गया। अब यहाँ पे हमने जो है वो अपना डेल रूल लगाया, log x का डेरिवेटिव 1/x और x का डेरिवेटिव 1। तो 1/∞ 0 होती है, इसका मतलब ये डिफाइंड है, 0 इज डिफाइंड। और जब वो डिफाइंड होगा तो उस केस के अंदर हमारी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगी, और ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट भी होगी। तो आपने इसको एज अ थ्योरम भी याद कर लेना है कि log n ओवर n व्हेन n अप्रोचेस टू इंफिनिटी इज इक्वल्स टू 0। तो हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं, विच इज द एग्जांपल नंबर 7। ठीक है, अच्छा, अब हमारी एग्जांपल जो है वो -1 रेज़ टू पावर n है। देखिए, जब भी आपके पास किसी भी नंबर, नेगेटिव नंबर की पावर ऑड होती है तो नेगेटिव आंसर ही आता है। जैसे -1 की पावर 1 1, -1, -1 की क्यूब -1, -1 की पावर 5 -1। लेकिन जैसे ही इसकी पावर आपके पास क्या हो जाएगी, इवन हो जाएगी, इट्स मीन्स कि आपका आंसर पॉजिटिव होगा, -1 का स्क्वायर +1। तो अब आप देखें कि ये आपके पास जो सीक्वेंस है, अब हमने जो पीछे ग्राफ किए थे वो ग्राफ हमें बता रहे थे कुछ इस तरह से, ए एन और बी एन की जो सीक्वेंस उन्होंने बनाई हुई थी। तो वो एक नंबर जो था, लेट से यहाँ पे ए एन है, वो यूं करके किसी इस तरह से एन को अप्रोच कर रहा था, बी एन इज ऑल्सो अप्रोचेस टू दिस एन, हम कहते हैं सी एन बी एन है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हमारी जो सीक्वेंस है वो एक दफा आंसर दे रही है -1। ठीक है, यहाँ पे लिख दो -1, सॉरी, ऊपर होता है +1। ठीक है, और नीचे होता है -1। तो यहाँ पे लिख दो 1, और यहाँ लिख दो -1। ठीक है, जब आपने n को पुट किया 1 तो आपका आंसर आया 1। ठीक हो गया, जब आपने n को पुट किया -1 तो उसके आपने n को पुट किया, सॉरी, यहाँ पे ना 0। ठीक है, माइनस किसी भी नंबर की पावर 0 जो होती है वो 1 होती है, तो 1 आ गया। जब आपने 1 पुट किया, -1 की पावर 1 -1। ठीक है, 1 पर आपको आंसर मिल रहा है 1। अच्छा, -1 का स्केयर क्या होता है, 2। तो इसका मतलब है ये आ गया। और फिर 3, जब -1 की क्यूब लोगे तो वो -1, -1 की पावर 4 लोगे तो +1। इसका मतलब तो ये हुआ कि देखो कि आपकी सीक्वेंस जो है वो टू एंड फ्रो मोशन के अंदर घूम ही रही है, वो किसी एक पॉइंट की तरफ कन्वर्ज नहीं कर रही। ना ही वो 1 की ऊपर रुक रही है, ना वो -1 पे वो अप डाउन अप डाउन अप डाउन चल रही है। इट्स मीन्स कि आपके पास दो तरह के आंसर आ रहे हैं, जबकि हमारी लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब वो यूनिक होती है। हमारे सीक्वेंस तब कन्वर्जेंट होगी जब उसकी लिमिट यूनिक होगी। यूनिक का मतलब है जस्ट वन आंसर। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो आपकी सीक्वेंस है वो ऑसिलेट कर रही है कहाँ पे, बिटवीन 1 एंड -1। इसी वजह से आपकी जो सीक्वेंस है वो क्या है, डाइवर्जेंट है। ठीक है, अच्छा, आगे आ जाए। नेक्स्ट हमें जो है वो एग्जांपल दी गई है, एग्जाम्पल नंबर 8, -1 रेज़ टू पावर n ओवर n। तो सेम वही पैटर्न है कि -1 जो है वो आपके पास क्या है
कि -1 की पावर n जो है वो एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस थी, बट उसके साथ नीचे डिवीजन में n भी है, जिसकी वजह से आपको पता है समथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज जीरो, तो जिसकी वजह से आंसर जीरो हो रहा है। और यहाँ पे हमने कहा था कि अगर किसी भी फंक्शन का मॉड, किसी भी सीक्वेंस के मॉड पे जब लिमिट अप्लाई होने से आंसर जीरो आता है, इट्स मीन्स कि वो सीक्वेंस भी जीरो होगी जब उसके ऊपर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करेगी। सेम वही हमने इसके ऊपर प्रोसेस अप्लाई की है कि -1 हमने मॉड अप्लाई कर दिया, -1 पावर n, मॉड से क्या होगा, आंसर पॉजिटिव ही हमेशा होगा। और n जो है जब उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1/इन्फिनिटी जीरो आ जाएगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट उसने हमें अगेन फिर कुछ प्रॉपर्टीज बता दी हैं। तो वो प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है, यहाँ पर उसने हमें एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में बताया है कि अगर हमारे पास जो है वो सीक्वेंस ये कन्वर्जेंट होगी r⁻n, अगर वो -1 से 1 के दरमियान में होगी और बाकी वैल्यूज के लिए वो डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, अगर आपके पास r की वैल्यू एग्जैक्टली 1 हो जाती है तो उस केस में आंसर 1 आएगा, और अगर -1 से 1 के दरमियान में होती है तो वो जीरो होगा और सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। ये रिजल्ट है, आपने याद रखना। मोनोटॉनिक फंक्शंस भी हमने किए थे, मोनोटॉनिक सीक्वेंस पे आ गई। मोनोटॉनिक फंक्शंस में हमने कहा फंक्शंस में हमने कहा था फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। सीक्वेंस में भी हम ये कहते हैं अगर एक सीक्वेंस इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो उसको हम कहेंगे वो मोनोटॉनिक सीक्वेंस। तो हमें यहाँ पे उसकी एग्जांपल्स दी गई हैं, जैसे कि एग्जांपल दी गई 3/n+5। अब 3/n+5 को उसने क्या किया है चेक करने के लिए कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, मेरा हाल यहाँ पे तो बता दिया डिक्रीजिंग है। उसने कहा कि देखिए पैटर्न क्या होता है, जैसे जैसे हम आगे जाएं इंक्रीजिंग में वैल्यूज बड़ी होनी चाहिए और डिक्रीजिंग में वैल्यूज छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे उसने कहा लेट्स से ये दिस इज योर an सीक्वेंस, और इससे जो अगली सीक्वेंस होगी वो इससे अगर छोटी है तो डिक्रीजिंग है, बड़ी है तो वो इंक्रीजिंग होगी। तो उसने n की जगह पे n+1 पुट कर दिया, यहाँ पर n+1 पुट किया तो ये n+6 बना। ठीक है, अच्छा अब देखो 3/n+5 इज ग्रेटर देन 3/n+6, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू जितनी बड़ी होती जाती है उतनी आपकी वैल्यू छोटी होती जाती है। ठीक है, कैसे पता चला, ये देखिए 1/2 निकालेंगे 0.5, ठीक है, 1/3 निकालेंगे तो 0.3, तो जबकि 3 इज ग्रेटर देन 2, तो आपके पास लेकिन 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3। सेम इसी तरह से ये पैटर्न हुआ, इसीलिए हमारी जो सीक्वेंस है वो डिक्रीजिंग है। ठीक है, देन उसने हमें नेक्स्ट एग्जांपल दे दी है विच इज द एग्जांपल नंबर 13, और वो हमें दी है n/n² + 1। और वो कहता है शो करेंगे ये जो सीक्वेंस है ये आपके पास डिक्रीजिंग है, और अगर ये डिक्रीजिंग है तो इनमें यही शो करना है। तो सेम वही पैटर्न होगा, हमने n की जगह पे n+1 पुट किया और हमने यहाँ पे जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की है, और यहाँ पे ये n³ इस n³ से कैंसिल हो जाएगा। n² 2n² में से माइनस करेंगे n² आएगा, n 2n में से माइनस करेंगे n आएगा। यस 1 इज लेस देन n² + n। n की वैल्यू आप 1 पुट कर लें, 2 कर लें, 3 कर लें, हमेशा वो ग्रेटर रहेगी। तो इसका मतलब है ये सीक्वेंस जो है वो डिक्रीजिंग है। अगर वो कहता है कि आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही कि आपने इस तरह से कंपैरिजन करना है तो आप फंक्शंस की तरह कर सकते हैं। हमने कहा था अगर हमारे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन जीरो है तो वो डिक्रीजिंग है, और ग्रेटर देन जीरो है तो वो इंक्रीजिंग है। तो सोल्यूशन नंबर 2 उसने हमें यहाँ पे यही दिया है कि जो n/n² + 1 है आप इसको x/x² + 1 ले लें। जब आप इस पे क्वेश्चन रूल लगा के इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो आपके पास आएगा 1 - x² + 1 का स्क्वायर। और अब ये वैल्यू कब लेस देन जीरो होगी, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी तब ये लेस हो जाएगी। तो इस मतलब वो यही कह रहे हैं कि आपके पास जो है फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन जीरो है जब x² क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो आपके पास जो एक पॉइंट आ गया, ठीक है, आपको याद होगा हमने ये चीज पढ़ी थी कि हमारे पास जो इंटरवल है वो -इंफिनिटी से इनफिनाइट तक है, और इसमें एक पॉइंट 1 आ गया, और हमने कहा है जैसे ही 1 से बड़ी वैल्यूज होंगी, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 से बड़ी वैल्यूज पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाएगा और फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा। इट्स मीन्स कि हमारा डिक्रीजिंग का इंटरवल ये वाला है। ठीक है, ये हमारा डिक्रीजिंग इंटरवल है। राइट हो गया। अच्छा, ये जो डिक्रीजिंग इंटरवल है तो इसी के ऊपर हम कह रहे हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग। तो यहाँ तक ये हमारा जो लेक्चर था। ठीक है, आपको अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आता आपने मुझसे पूछ लेना। ठीक हो गया, आप जो है वो पूछ सकते हैं, पूछें बार बार, ताकि आपके पास जो है ये चीजें कम